बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। हम अपने प्रोग्राम में दांतों और उनकी बीमारियों के मुतालिक डिस्कशन किया करेंगे और आज का टॉपिक है कि दांतों को कैसे सफ़ेद किया जाए और इनका पीलापन कैसे कम किया जाए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों के दांत बहुत सफेद होते हैं और चमकदार होते हैं और कुछ लोगों के पीले, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसकी मगर ये जो है ना, देखने में दांत एक रंग से क्यों नहीं होते, इसकी कुछ वजह तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो ये है कि दांत के 3 हिस्से होते हैं। इसके जो बाहर वाले हिस्से को हम इनेमल कहते हैं। आप तो माशाल्लाह खुद डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, आप जानती हैं इस बात को। मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो उसके अलावा इसका सेकंड जो है वो डेंटिन होता है। डेंटिन के नीचे पल्प है। अब ये जो इनेमल है ना, ये वो एरिया है जो उसकी जो जिस ट्रांसलूसेंसी है, जो वाइट है, जिसकी वजह से हमें दांत वाइट नज़र आते हैं, जो बाहर इसकी कोटिंग है। अब कुछ लाल आदमी में इसकी कोटिंग की थिकनेस डिफरेंस है। अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा हो तो दांत ज़्यादा वाइट लगते हैं। अगर इसकी थिकनेस कम हो तो जो अंदर से डेंटिन का रंग पीला है वो छलकता है। अच्छा, कुछ हालात में तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ दांत भी थोड़े पीले हो सकते हैं क्योंकि उनका ह्यू पीला है। इसी तरह कुछ दांत ग्रे भी हो सकते हैं क्योंकि उनमें इनेमल का ह्यू या कलर जो है वो ग्रे शेड देता है। तो एक तो ये वजह है कि एब्सोल्युटली नॉर्मल और साफ दांतों का भी कलर थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन दूसरा ये है कि जो मैले दांत हैं उसकी वजह और बहुत सारी होती हैं कि दांतों के ऊपर वो स्टेन लग जाते हैं। वो क्यों लगते हैं? तो डॉक्टर साहब, दांतों के मैले होने की क्या वजह है? हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनके दांत साफ होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दांत पीले और मैले हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, दांतों के मैला होने की वजह यह है कि बहुत सारी जो हमारे वक्त के साथ साथ हम दांतों को यूज़ करते हैं और दांतों के मतलब कहते हैं कि गेट वे टू डाइजेशन है, गेट वे टू हेल्थ है। जो भी खाना है वो पहले दांतों ने इसको मैकेनिकल डाइजेशन, हमें आपको पता है, दांत उसको अच्छी तरह पीते हैं। तो बहुत सारे वो जो सारे फैक्टर्स होते हैं, हमें पता है कि खुराक में नेचुरल डाइज भी होते हैं और आर्टिफिशियल डाइज भी होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दांतों पे आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करती हैं। अब इसमें वो फैक्टर्स जो सारे के सारे जो स्टेन कर सकते हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसके हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी वो जो बाहर की चीज़ों की वजह से दांतों पे निशान लगते हैं। दूसरे को हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स कह सकते हैं, दांतों की ऐसी डिजीज़ या हमारे अंदर की कोई ऐसी डिजीज़ जो दांतों पे अफेक्ट करे। और तीसरा है एज। जैसे आपने कहा कि अगर दांत एब्सोल्युटली साफ भी रहें तो एजिंग के दरमियान हमें पता है कि ट्रिजन, अब्रेजन और इरोजन होती है। इसके साथ इनेमल की थिकनेस कम होती है और इंसान जैसे ही 40 की एज में ऐसे क्रॉस करता है तो इनेमल कम रह जाता है। उस वजह से दांत नेचुरली पीले हो जाते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया है असल में वो ज़्यादा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दांत पीले या गंदे होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हमें किन चीज़ों को गौर करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो है ईटिंग, कि हम क्या खाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने की वजह से अगर उसके साथ सफाई प्रॉपर ना की जाए तो दांत आहिस्ता मैले हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कैंडीज़ लेना शुरू कर दें, ज़्यादा स्वीट्स लें या ऐसे डाइज लें जिनमें ऐसे खुराक लें जिसमें डाइज ज़्यादा हैं। आपको पता है आजकल बहुत सारे हमारे खानों, इवन चाइनीज़ से लेके बेकिंग की चीज़ों तक, उसमें डाइज पड़े होते हैं जी। तो ये जो डाइज है इनका कलर दांतों पर भी आता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात फ्रूट वगैरह भी लें तो उसके बाद भी दांतों को साफ़ करना चाहिए। तो ये जो खाने वाले फैक्टर्स हैं इसमें टोबैको एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह स्निफ टिपिंग, ये जो हमारे यहाँ पेशावर इसके इलाकों में नस्वार यूज़ होती है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो खाने से इनके स्टेन्स और इनका रंग जो है वो दांतों पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो खाने के बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो वो है पीना। अब पीने में ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें पता है कैफ़ीन हो या फिर इसके अलावा निकोटीन हो। कैफ़ीन आपको पता है चाय में बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी में है, निकोटीन सिगरेट में है। इसके अलावा जो है एसिडिक चीज़ें, एसिडिक जूसेस,
सिट्रिक एसिड के, लेमन या इस तरह की चीज़ों के जूसेस। और हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं, खुदा का शुक्र है, लेकिन वाइन और अल्कोहल भी बड़ी बुरी तरह दांतों को अफेक्ट करते हैं। जो कलर्ड कोलास हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें कोलास या कलर्ड कहते हैं, उनके अंदर भी डाइस होते हैं और उनके दे आर हाईली एसिडिक टू। अब उसका इफेक्ट क्या होता है कि दे क्रिएट पोर्स, दांतों में छोटे छोटे सुराख भी कर सकते हैं। तो ये जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ख़ास तौर पे जो स्मोकिंग है वो तो हर तरह से ही नुकसानदेह है, आपको पता है वो लंग के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, मुंह के लिए कितनी नुकसानदेह है, इसके अलावा वो दांतों पे बड़ा गहरा स्टेन लगा देती है जी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा ये होता है कि जो बहुत सारे इलाकों में पानी जो है उसके अंदर कई चीज़ें मिक्स होती हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो लाहौर के इर्द गिर्द कई इलाके हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हमारे यहाँ क्योंकि पानी की उसका जो सीवरेज का सही इंतज़ाम नहीं है, वही पानी जो है खेतों में जाता है, वही फसलों में उसके जो केमिकल्स हैं आ जाते हैं और उनका दांतों पे हमने बड़े बुरे इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसी तरह पानी में अगर फ्लोराइड के कंटेंट ज़्यादा हो तो एक ख़ास बीमारी आपको पता है फ्लोरोसिस हो जाती है। फ्लोरोसिस से दांतों पे निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दांतों को अफेक्ट करती हैं, उसमें कुछ दांतों के डिजीज़ हैं लेकिन वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो है जो दांतों की डिजीज़ है। दांतों की 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, इनेमो हाइपरप्लेसिया है, फ्लोरोसिस है। फ्लोरोसिस होता है अगर किसी जगह पे पानी में फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो जाए, और ये अक्सर पहाड़ी इलाकों के लोगों में ये देखा जाता है कि दांतों पे निशान होते हैं जी। इसी तरह हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा है कि फैक्ट्रीज के फुजले की वजह से दांतों का जो है फॉर्मेशन, जो अमीलोजेनेसिस है, जो दांत बनता है वो पूरी तरह से नहीं होता, या डेंटिनोजेनेसिस सही नहीं होती। उसके बाद वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाता है, उस पर निशानात लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आपको पता है कि कुछ दांतों की और भी डिजीज़ हैं जिनमें मिसाल के तौर पे अगर ड्रग्स इंट्यूस कर दी जाएँ तो कई ऐसी ड्रग्स हैं जो दांतों पे स्टेन्स कर सकती हैं या उनके कलर को ख़राब कर सकती हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं, जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो जो दी जाती हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं। इसके अलावा भी हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, ख़ास उम्र से नीचे नहीं दे सकते वरना उनके स्टेन आ जाते हैं। और आखिरी चीज़ एज है, आप कुछ भी ना करें तो उम्र के साथ साथ दांत थोड़े से पीले होते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, दीन में दांतों की सफाई की क्या अहमियत है और मसवाक की इसमें क्या अहमियत है? दांतों में दीन, हमारा दीन जो है ना वो तो ख़ास तौर पे सफाई का दीन है। अल्लाह मियाँ कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। हजूर सल्लम का तो ये तरीका था कि हजूर सल्लम जो उनका इरशाद है कि मुझे अगर अपनी उम्मत पर मशक्क़त का ख़तरा ना होता तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक को लाजमी करा देता था। और इसी तरह के हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप जब घर आते थे तो आते साथ मसवाक करते थे, आप जब रात को सोने से पहले करते थे, आप जब उठते थे तो करते थे। तो मसवाक के मुतल्लिक़ हजूर का एक और इरशाद है कि जो नमाज मसवाक करके पढ़ी जाए वो दूसरी नमाज इसमें मसवाक ना की जाए उससे 70 गुना ज़्यादा सवाब देती है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो मुंह की सफाई है, क्योंकि अगर मुंह साफ है तो इसका मतलब है कि आपकी सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ठीक हो रहा है। और पुराने ज़माने में हुक्मा कहा करते थे कि किसी का, वो आपने सुनी होगी कहावत कि किसी का पेट खराब था तो हकीम ने सुरमा ला के दे दिया कि अगर तुम देख कर चीज़ें खाते तो तुम्हारा पेट खराब ना होता। तो अगर ये मैकेनिकल डाइजेशन ठीक हो जी, आपके पेट में खुराक ठीक जाए, उसके डाइजेशन अच्छी होगी तो बीमारियां कम होंगी। तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु और इस्लाम ने इस पर बहुत जोर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने हजूर सल्लल्लाहु के ये फरमान सुने तो मैंने अपना ये तरीका बना लिया कि मैं रात को सोने से पहले मसवाक करता था, सुबह उठते ही मसवाक करता था, हर खाने से पहले करता था और हर खाने के बाद करता था। अब आज की साइंस को आप सामने रखें तो आप यही रिकमेंड करते हैं ना कि सुबह शाम, सुबह उठते साथ, खानों के बाद और रात को सोने से पहले। और यही वो तरीके हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाए हैं, इस दुनिया को सिखाए।
जी। और मैं मसवाक के मुतालिक थोड़ा सा ये भी अर्ज कर दूं कि मसवाक उस ज़माने का ब्रश है, क्योंकि उस ज़माने में बहुत तो ब्रश नहीं थे। तो बाद लोग समझते हैं कि वो मसवाक और ब्रश का मुकाबला शुरू कर देते हैं। मसवाक सुन्नत है और उस पर अमल करना बहुत अच्छा है, और हमें ऐसी मसवाक लेने के कहा गया जिनकी दरख्तों की लकड़ी ज़रा नरम होती है। अनार वगैरह की लेने को नहीं कहा गया, क्योंकि वो आपके मसूड़े ज़ख्मी करेगी। पीलू की लेने कहा गया, नीम की ले सकते हैं, जैतून की ले सकते हैं। अच्छा, ये बात समझ लीजिए कि अगर हजूर के ज़माने में ब्रश होता तो शायद हजूर उसे पसंद फरमाते। सही। तो आज के ज़माने की मसवाक ब्रश है, आप साथ मसवाक भी करें, लेकिन ब्रश और मसवाक का मुकाबला ना करें। ये मसवाक की मॉडिफाइड फॉर्म है ब्रश। आप समझ लें, जब हम कहते हैं हजूर सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मसवाक करते थे, तो आप समझ लें कि सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। मुंह की सफाई, मसवाक लफ्ज़ का मतलब अरबी में है हलाल करना, मुंह को साफ करना। तो मसवाक करने का मतलब जहां भी है आप आसानी से ले सकते हैं कि हम मुंह की सफाई करते थे। तो इस्लाम में इसकी अहमियत जो है वो इस कदर ज़्यादा है और इस कदर बेहतर तरीके से बताई गई है कि वही रूल जो हैं वो आज अगर अपनाए जाएं तो वो साइंस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सही। तो डॉक्टर साहब, कोई जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि दांतों के रंग पर असरअंदाज होते हैं? डॉक्टर साहब, जेनेटिक फैक्टर्स में ये देखा गया है कि कुछ फैमिलीज में दांतों की अलाइनमेंट और दांतों के ऊपर इनेमल की जो थिकनेस है जी। वो चलती आती है। उनकी अलाइनमेंट भी अच्छी होती है और उनकी थिकनेस भी अच्छी होती है। वो माँ के दांत अच्छे थे तो बेटी के भी अच्छे हैं, बाप के अच्छे थे तो बेटी या बेटे के भी अच्छे हैं। और ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात अगर एक दांत खास तौर पर ज़रा आगे पीछे है तो बाज़ औक़ात किसी बच्चे में भी वो दांत उतना ही आगे पीछे होता है। लिहाजा ये जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है इसका डेफिनेटली कुछ अफेक्ट तो है। डॉक्टर साहब, हमने बहुत बात की कि क्या वजूहात है कि दांत मैले या पीले होते हैं, तो हम इसकी प्रिवेंशन पे भी बात कर लें कि इसको कैसे रोका जा सकता है, स्टेन्स को दांतों पे लगने से कैसे रोका जा सकता है? जी डॉक्टर साहब, आप ये देखिए कि इसमें ना हमने बहुत सारे इसके फैक्टर्स देखे हैं। अब हमने पहचानना है कि हम डेमोग्राफिकली कहाँ लाए कर रहे हैं, हम शहर में रह रहे हैं या हम देहात में रह रहे हैं, और किस तरह के फैक्टर्स हैं वो जो उस जगह पे दांतों को ख़राब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि जैसे जैसे यूरोपियन कल्चर हमारे यहाँ आया, चॉकलेट्स, कैंडीज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे वक्त बदला हमने रॉ फूड लेके गन्ना, गनेरियाँ, गाजरें, मूलियाँ छोड़ दी और हमने क्या किया, प्रोसेस्ड और बेक्ड फूड खाने शुरू कर दी। बेकरी से जाते हैं बनी हुई चीज़ें वो आ जाती हैं। तो इसकी रिकग्निशन कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हमें बेक्ड फूड लेते वक्त साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने दांतों को हम जो है वो उसका ख्याल रखें। इसी तरह हमने देखा कि बास हमारे यहाँ जैसे कराची और जगहों पे हमने जो इसकी कॉजेज़ दी उसमें एक कॉज है कि हमने वो जो छालिया वगैरह जो है बीटल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ पान की शक्ल में, लेकिन ये उर्दू स्पीकिंग इलाकों में ज़रा ज़्यादा है। मैं ये ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन को कहना चाहता हूँ कि पान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पान सिगरेट की तरह मुंह की बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ भी करता है और इसका ऊपर जो स्टेन्स हैं वो तो दांतों का बेड़ा गर्क कर ही देते हैं। इसमें जो हम सुपारी यूज़ करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दांतों की सरफेस को साफ करती जाती है, दांत छोटे हो जाते हैं। तो ये हमने, अगर कोई शहर का रहने वाला है तो उसे ये देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अब सोडा वाटर है, जो ये कोलास वगैरह है, वो कम से कम लें। इसी तरह वो ये करें कि जो बेक्ड फूड है उसको लेने के बाद अपने दांत ब्रश करें। बच्चों को कैंडीज आप इतनी ज़्यादा ना दें, चॉकलेट्स का इस्तेमाल कम करें, और जब अब वो बच्चे हैं आखिर उन्होंने खाना तो है, जब वो खाएं तो उसके बाद उन्हें आप बताएं कि इसके बाद ब्रश करना। ये इसी तरह अगर कोई देहात में है तो उसे पानी, जो पीने वाला पानी है, उसकी सफाई की अहमियत बताएं कि जो पानी आप पी रहे हैं कहीं वह किसी फैक्ट्री के जो गंदा पानी उसके साथ मिक्स तो नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने देहात में काम किया है, मुझे पता है कि वहाँ हड्डियों की डिजीज़ और दांतों की डिजीज़, रिकेट्सिया और बाकी चीज़ें ये इस कदर ज़्यादा हैं कि दांत तो वहाँ ऐसे होता है कि जैसे ही बच्चे जो हैं, ये पिछले कम अज़ कम कुछ अर्से थे तो दांतों ने बहुत ही ख़राब किया था कि दांत वक्त के साथ साथ भुर जाने थे। जैसे ही बच्चे या बच्चियाँ बड़े होते थे उनके दांत भुरना शुरू हो जाते थे, भुरभुरे से होके पीले होके टूटना शुरू हो जाते। अब अलबत्ता मैंने देखा है कि शायद ये जो वाटर प्लांट्स वगैरह लगे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क आना शुरू हुआ है।
तो ये बात कि हम क्या क्या करें, हम खाना वो लें जो ज़्यादातर हम फिर नेचुरल फूड की तरफ थोड़ा जाएं। बच्चों को सैलड जो है उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके आगे वो चीज़ें रखें। इसी तरह जो खाने की दूध पीना और दूध के साथ इस तरह की प्रोडक्ट लेना, ये या फलों के जूस ले लेना, ये बहुत अच्छा है। फ्रेश जूस लेना, इससे अच्छा कि हम कोका कोला या पेप्सी कोला या इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएं। तो अपने कल्चर को थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। कई लोग सोते में दांत रगड़ते हैं, ब्रुक्सिज्म, इसके साथ दांत रगड़े जाते हैं। कई लोग टेंशन में दांत रगड़ते हैं, उनकी आदतें बदलें। सिगरेट के मतलब कहा जाता है, चाय के मतलब कि ये आदतें हैं जी। इन आदतों को बदलें। इसीलिए एजुकेशन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिटी में पानी में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो भी देखी जाए, और अगर पानी में किसी एलिमेंट्स की ज़्यादती है तो उसको भी गौर रखा जाए। ये सारा कुछ दांतों पे इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ब्रशिंग के साथ रोज़ाना खाने के बाद, और ख़ास तौर पे ऐसा खाने के बाद जिसमें स्टिकी फूड हो, ब्रशिंग की जाए। आपके पास ब्रशिंग वो टूल है जो आपको रोक सकता है। इसके अलावा आप ब्रशिंग है, डेंटल फ्लॉस है, जिन दांतों में स्पेस थोड़ा है, धागा जा सकता है। खाना अगर नहीं फंसेगा, खाना फंस गया और आपने खाने के बाद वो खाना निकाल दिया तो आपके दांत कीड़े से भी बच गए, प्लेक से भी बच गए, और आपके दांत स्टेन से भी बच गए। लेकिन अगर खाना किसी जगहों पे जमा होता रहेगा तो वहीं से कीड़ा शुरू होगा, वही वजह बन जाती है दांतों में स्टेन लगने की। तो ब्रशिंग का इस्तेमाल, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल, टूथपिक का इस्तेमाल, ये वो सारी चीज़ें हैं। टूथपेस्ट का इस्तेमाल, टूथपेस्ट में ऐसी चीज़ें जो होती हैं ख़ास तौर पे जो हेल्दी कंटेंट्स के साथ है। फिर मैं एक इस पर बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये केमिकल का यूजेस है, ये डॉक्टर्स के पूछे बगैर ना किया जाए। आपको पता है कि बाज़ हमारे माउथ वॉश और पेस्ट में भी ऐसे कंटेंट हैं जी, क्लोरहेक्सिडीन है, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट की शक्ल में। अब वो माउथ वॉश में है, एंटी माइक्रोबियल है जी, लेकिन उसके इफेक्ट्स में खुद है कि वो दांतों की स्टेनिंग करता है जी, एग्जैक्टली जी। और अगर वो बहुत ज़्यादा माउथ वॉश हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि टीवी में आ रहे हैं, ये डॉक्टर ने एक दफ़ा कह दिया, उसके बाद हम डॉक्टर के पास तो नहीं गए, हमने शुरू ही कर दिया है। तो जैसे स्टाइल पैराडीन है, स्टाइल पैराडीन क्लोराइड, वो भी यूज़ है इसमें, इनमें शामिल है, और वो भी ये करता है कि आपके दांतों के ऊपर निशानात डाल देता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें रिकग्नाइज करनी होंगी। अगर हमें समझ नहीं आता तो हमें अपने डेंटिस्ट से रब्ता करना चाहिए जी। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन का बहुत कल्चर है पाकिस्तान में जी जी, बिल्कुल। ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के ही सारा है कि आप देखें हर आदमी अपनी अपनी मेडिसिन लेके खुद ही बैठा है, सबसे पहले वो खुद करता है ट्रीटमेंट जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने ये डिस्कस कर लिया कि दांतों पे स्टेन्स लगे तो उसको कैसे रोका जाए, लेकिन अगर फर्ज करें स्टेन लग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, दिस इज नाउ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड कि व्हाट हैपेंस इफ टीथ आर स्टेन्ड जी। अब इसके ट्रीटमेंट्स हैं। स्टेन दरअसल हम उसको कहते हैं जो स्टेन यूजुअली लोग घरों में ना निकाल सके जी। लेकिन अगर कोई निशान लगे और अपने ब्रश से साफ कर दिए, ठीक है, लेकिन आपका भी मेरा ख्याल है मफहूम यही है कि वो निशानात जो अब लग तो गए हैं लेकिन खुद साफ नहीं हो रहे जी। इसके लिए सबसे पहले हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब इसमें डेंटिस्ट के पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं इनको दूर करने के लिए, चाय के, कॉफ़ी के, निकोटीन वगैरह के, और जो खानों के डाइस के निशान आते हैं जो सबसे कॉमन है। 80% ऑफ द स्टेनिंग जो है वो इनकी वजह से होती है जी। उसके लिए तो सिंपल है कि दांतों की स्केलिंग कर दी जाती है। डेंटिस्ट आपके एक सेशन में या 2 सेशन में आपके दांतों को एक ख़ास स्केलर एक मशीन होती है, उसके साथ वो वाइब्रेट करती है और दांत साफ हो जाते हैं और उसके बाद उसकी पॉलिशिंग कर दी जाती है। तो ये तो इसका एक तरीका है, लेकिन बाज़ का मामला इससे बड़े होते हैं। एक है एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, जो बाहर निशानात लगते हैं, वो तो आपके स्केलिंग से ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक है इंट्रिंसिक स्टेन्स। हमने कहा फ्लोरोसिस है, हमने कहा मेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो सकता है। अब ये चीज़ें ब्रश से नहीं जाएंगी। इसके लिए क्या होगा कि दांतों के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करवाया जाता है। अगर तो फ्लोरोसिस है जिसमें इनामल मजबूत है फिर तो आप कुछ फिलिंग्स या उसकी लेयर्स पे भी जा सकते हैं, लाइट क्योरिंग पे जा सकते हैं। दांतों के ऊपर एक बिल्कुल टूथ कलर्ड किस्म की लेयर आ जाती है जिसको बाद में यूवी लाइट से वो ट्रीट करते हैं, तो देखने में पता नहीं चलता। बाज़ का ये होता है कि दांत टूट जाते हैं या वो यूवी लाइट से करने से वो ज़्यादा एक्सटेंसिव काम होता है,
फिर ये किया जाता है कि दांतों पे क्राउनिंग या फुल वेनियर किया जाता है। इसका मतलब है कि दांत पे आप होल दे सकते हैं या उसके अगले हिस्से पे सिर्फ आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ दे सकते हैं। ये बहुत आम है, लोगों को पता है पोर्सिन या जिरकोनियम इनके बनते हैं। और वो दांत फिर ये आमतौर पे आखिरी सोल्यूशन है कि अगर और कोई सोल्यूशन कामयाब नहीं रहता तो फिर आप दांतों को क्राउन कर दें, लेकिन वो लगे हुए बिल्कुल नेचुरल लगते हैं वो पता, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप पेशेंट्स अपने दांतों की हिफाजत करें तो 15 से 20 साल तक वो आमतौर पे ख़राब नहीं होते। मैंने तो ऐसे केस देखे हैं जो 30 साल से हमारे साथ आ रहे हैं। एक इसके अलावा ब्लीच का भी तरीका है। ब्लीच में एक डेंटिस्ट ये करता है कि आपके दांतों पे एक एसिडिक सोल्यूशन लगाता है और उसके बाद पर ऑक्साइड का कोई सोल्यूशन लेता है और उसके साथ दांतों पे लगा के छोड़ देता है। बाज़ का उसको अल्ट्रावायलेट या लेज़र वाइट उस पर लाइट मारी जाती है। वो करते हुए जो ब्लीचिंग एजेंट है जो आमतौर पे कार्बामाइड पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसके कंटेंट डिफरेंट है घर में करने के लिए या ऑफिस में करने के लिए, उसकी 30 to 60 मिनट्स जो है ना एक्सपोजर दी जाती है। उसके साथ दांत आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात मैं समझा दूं कि ये सब कुछ बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए और डेंटिस्ट की एडवाइस के साथ होना चाहिए, वरना आपको पता है ये जो एसिडिक सोल्यूशन है दांतों में माइक्रोपोर्स पैदा कर देते हैं। भाई मैंने तो ये भी सुना है कि वो बाज़ का जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आपका घर का ब्लीच है वो भी लोग रिकमेंड कर देते हैं। मतलब ट्रम्प साहब ने तो कहा था ना आईवी दे दें, वो तो अल्लाह वाले थे ना, उन्होंने तो कहा कि ब्लीच आईवी डाल दो शायद कोरोना मार दे। लेकिन हमने ऐसे लोग देखे हैं जो दांतों पे सोडियम हाइपोक्लोराइड कॉटन के साथ मिक्स करके लगाते। अब इमेजिन करें कि वो डेंटल प्रिज्म्स का जो है इनेमल प्रिज्म का क्या हाल होगा। इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्टर साहब वो चीज़ें हैं, आपको पता है कि लेमन जूस, जिंजर, लहसुन, सॉल्ट, इसके अलावा मैंने तो देहातों में कोयला इस्तेमाल करते हुए देखा है लोगों को। अच्छा वैसे ये ना थोड़े थोड़े, ये नहीं कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है क्योंकि अब्रेसिव होते हैं ना, आप उसको मलेंगे तो उसके साथ दांत साफ होते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आते हैं इनके। आप नमक मल रहे हैं तो जाहिर है नमक के छोटे छोटे जर्रे हैं वो अब्रेसिव के तौर पे काम करेंगे, दांत साफ हो जाएंगे। लेकिन फिर जब आप चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो दांतों की सरफेस को रगड़ देते हैं। इसलिए हमेशा रिफाइंड और साइंटिफिकली रिकमेंडेड पास हुई हुई पेस्ट माउथ वाश यूज़ करें और डेंटिस्ट से कभी कभी एडवाइस ज़रूर करें। डॉक्टर साहब ये जो दांतों का पीलापन है और मैले होना है ये जगह या इलाके पे भी डिपेंड करता है, इसका कोई ज्योग्राफिक या डेमोग्राफिक भी असर होता है? जी जी बिल्कुल है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वजह है। इसका ताल्लुक एजुकेशन के साथ भी है, इसका ताल्लुक पानी के साथ भी है, डाइट के साथ भी है और हवा एटमॉस्फेयर के साथ भी है। देखिए मैं एक दफ़ा क्या हुआ कि यहाँ से रावलपिंडी के साथ गया ये वाक एंड, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी स्मेल फील हुई तो पता चला वहाँ क्योंकि असले की फैक्ट्रीज पे काम होता है तो सल्फ़र यूज़ होता है। अब अगर सल्फ़र हवा में होगा तो उसका इफेक्ट बाकी सब चीज़ों के साथ साथ दांतों को भी होगा। अगर आप इंडस्ट्री किसी ऐसी जगह कोई वर्कर काम कर रहा है जहाँ कुछ एलिमेंट्स उठते हैं, आयरन है या मरकरी इन टच का कांटेक्ट है, तो ये जहाँ बाकी सब सेहत के साथ इफेक्ट करता है दांतों को भी इरोड करता है। तो अब ये अगर आप कोई आदमी ऐसी जगह पे रह रहा है तो उसके दांतों पे एक एरोजन एट्रीजन दांत खत्म होते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसी जगह पे है जैसे मियाँ वाली के कुछ इलाकों में देखा गया कि फ्लोराइड ज़्यादा है तो वहाँ दांतों पे खास निशान वाइट रंग के पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। अब जिन इलाकों में लाहौर और कसूर और बाकी जगह जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज लगे हुए हैं, सियालकोट है, वहाँ पानी जब ज़मीन से मिल के आता है तो वहाँ अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, आहिस्ता आहिस्ता दांत ऊपर से भुनना शुरू हो जाते हैं। शहरों में रहने वाले लोग देखें कि बच्चों के दांत आजकल तकरीबन 98% बच्चों के दांत टूटने से पहले कीड़ा खा लेता है, रैम्पेंट कैरीज और फीडर बोतल कैरीज, आपको पता है। तो वो इसका मतलब है कि ये जो कल्चर है इसने हम पे बड़ा अफेक्ट किया है। हम बच्चों को वही खिलाते हैं जो यूरोप के बच्चे खाते हैं, हमने कैंडीज, हमने ये जंक फूड, सारी चीज़ें बेवरेज उसी तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ हाइजीनिक रूल्स नहीं फॉलो करते। तो इसका बड़ा गहरा इसका ज्योग्राफिक इफेक्ट है। एक बहुत अहम सवाल कि आज का इंसान इतना अमीर नहीं है लेकिन दांतों का इलाज बहुत महंगा है,
इसके लिए क्या किया जाए? Now this is a dilemma. आप सही कह रही हैं कि दांतों का ट्रीटमेंट ख़ास तौर पे जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से है वो तो बहुत ही महंगा है, लेकिन इन जनरल ये महंगा ट्रीटमेंट है। अब इसमें देखें थोड़ी सी हमारी ना अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस भी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, जैसे लाहौर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आपका डिमोट बनसी के साथ पंजाब डेंटल हॉस्पिटल, तो वो ऐसे लोगों के लिए है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये और बात है कि वहाँ रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग जाते हैं तो उनकी बारी नहीं आती। इसके अलावा ये बात है कि देखें जब डेंटिस्ट के पास जाएं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेंटिस्ट आपको कहता है कि ये काम इतना महंगा है, आप उसी को मैं ये अफोर्ड नहीं करता, मैं इतना अफोर्ड करता हूँ, इसके अंदर आप मुझे कुछ बताएं। मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट या तो वो उसका कोई सेकंड सोल्यूशन पेश कर देंगे या फिर उनको किसी ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ दांतों के ट्रीटमेंट में कोई वेलफेयर एडिशन हो। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ वेलफेयर का काम साथ होता है। तो तीसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि दांतों को ज़्यादा ख़राब होने से रोकें। चलिए नाजरीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। उम्मीद है आपने दांतों की सफाई और खूबसूरती के मुतालिक बहुत सारी बातें सीखी होंगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।